इसका चैप्टर क्या हम लोग का, रेडियो एक्टिविटी। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ध्यान रहे, ठीक ना। सीबीएसई का भी शायद नहीं है, देख लेना, वैसे मैं पढ़ा देता हूँ, नीट में आता है, ठीक है ना, बात समझ में आ। लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें, ये पर्पज ना रहे दिमाग में कि भाई ये बोर्ड में आता है, ठीक ना। क्लियर, समझा देते हैं क्या है रेडियो एक्टिविटी, ध्यान से देखिए। उसमें एक टर्म आता है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, नाम सुना है ना जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होता है, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आता है एक्टिविटी, ध्यान से देखिए क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइज। न्यूक्लियाई का कितने नंबर है और कितने उसके साइज है उस पर निर्भर करता है। एक टर्म है 10 डीपीएस, मतलब क्या, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 100 डीपीएस, इसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक ना, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। और रेडियो एक्टिव सबस्टेंस में भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं जो जब डीके होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, तो उसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल और क्या, बीटा और क्या, गामा, ठीक है। इसको जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसका ट्रैक बदल जाता है। कैसे बदलता है अभी मैं अगले में समझाता हूं। फिलहाल इसकी यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिव की, ठीक ना। 1 क्यूरी इक्वल टू क्या, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन क्या, पर सेकेंड। बात समझ में आया, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 क्या, 10 becquerel। इसकी एक और यूनिट होती है रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डीपीएस और 1 becquerel इक्वल टू 1 डीपीएस। ये दिमाग में बैठाना है। एक में हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हम रेडियो एक्टिव सबस्टेंस सैंपल ले रहे हैं, ये दिख रहा ना, हम क्या ले रहे हैं, एक सैंपल, ठीक है, जैसे रेडियम ले लिया। बात समझ में आ रहा है, कोई सैंपल ले लिया, ठीक है ना। तो सैंपल लेने के बाद ये लेड हमारा है, ठीक है, जैसे ही रखेंगे उसके बाद हमने एक एक्सटर्नल फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो यहां से रेडिएशन होना चालू हो गया। क्या क्या रेडिएट हो रहे थे यहां पे, अल्फा, बीटा और क्या, गामा पार्टिकल, ठीक है ना। तो देखा ये गया कि जब हम यहां पे फील्ड लगा रहे हैं तो गामा पार्टिकल सीधे चला जा रहा है। इसका मतलब गामा पार्टिकल पे, ठीक है ना, इस फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ उस पर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो सीधे क्या हुआ, ये चला गया। कुछ पार्टिकल देखा गया कि इधर मुड़ गए और कुछ पार्टिकल किधर मुड़ गए, इधर। तो जो इधर मुड़े, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका क्या नेचर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या देखा गया, मतलब अल्फा पार्टिकल। क्या देखा गया, अल्फा पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रहा है, दैट मीन्स 2He क्या, 4। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो राइट डायरेक्शन में मूव कर गए, इसका मतलब यहां पे इसका नेचर क्या, इस प्लेट का पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे क्या गया होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स बीटा पार्टिकल -1e⁻0, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्लियर। इसी तरह कोई मैंने रेडियम यहां पर रखा, कोई सबस्टेंस रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, और रखने के बाद इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अगर ध्यान से देखिए तो क्रॉस मैंने लिखा है, मतलब क्या, आउट टू इन, मतलब बाहर से क्या, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन। तो देखा गया कि गामा पार्टिकल पे कुछ भी असर नहीं डाला, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो इधर मुड़े। इधर मुड़ने का क्या वजह है, इधर क्यों मुड़े, इसके पीछे लॉजिक है। कैसे पहचाने इन्होंने, तो एक फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ाए हैं, F = QV × V, याद है, ठीक है ना।
तो इसकी दिशा तो पता हमको, इसकी दिशा क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो बी की डायरेक्शन है बी माइनस के यूनिट कैप, दिख रहा है, बी की डायरेक्शन किधर है, अंदर, ठीक है। और ये देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ये दिख रहा है वेलोसिटी, यहां से अगर मान लीजिए पार्टिकल ये निकला ना, तो इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी की ऊपर, क्या है, ऊपर। दैट मींस v इज इक्वल टू v प्लस जे यूनिट कैप। अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है, ये है I और ये क्या है, जे, और बाहर क्या है, K। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगा, ध्यान से देखिए, तो अंदर है ना, अंदर। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, B की डायरेक्शन अंदर है, V की डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी की ऊपर, तो J क्रॉस माइनस की, तो फोर्स किधर आएगा, माइनस आई। मेरी बात समझ में आ रहा, इसका मतलब हमने जो चार्ज लिया है वो चार्ज का नेचर कब माइनस आई आया, जब ये प्लस है। इसका मतलब यहां पे ये जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। क्या है, अल्फा पार्टिकल। इससे पहचानेंगे हम, ये इसकी स्ट्रेटजी है पहचानने की। मेरी बात समझ में आ रहा है। उसी तरह ये इधर बेंड हुआ, इसका क्या मतलब है कि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इस मामले में अगर माइनस फीड कर दें तो डायरेक्शन इसके इधर ना आके इधर आने लगा, इसका मतलब ये कौन सा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है इसको समझने में। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। लॉज ऑफ ठीक है, क्या है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। मान लो उदाहरण के तौर पे हम समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लो 1000 साल पहले कोई सैंपल धरती के अंदर है। कितने साल पहले, ईयर, ठीक है। उस टाइम पे हमने धरती के अंदर अगर मान लो खोद के डाला, उस टाइम में अगर जाओगे तो टी बराबर क्या होगा, 0, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा, n0। उतना अमाउंट होगा ना भाई, कुछ अमाउंट होगा कि नहीं, या हम मान सकते हैं क्या, a0, कोई दिक्कत तो नहीं है, या मान सकते हैं z0। क्लियर। 50 साल बाद, ठीक है, या मान सकते हो कि 500 साल बाद हमने क्या किया, उसको खोद के निकाला, ठीक है, या 750 साल बाद जो हमने खोद के निकाला। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया ना, बात समझ में आया। यानी क्या हो गया, कुछ समय बाद जब हमने इस एलिमेंट को निकाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को निकाला, तो कुछ क्षय हो गया, मतलब खत्म हो गया। ये ना मतलब हुआ भाई, ठीक है। जैसे लोहे को गाड़ नहीं होता, कोई कई साल बाद निकालो तो क्या होता है, उसमें मूर्छा पड़ जाता है, सिंपल भाषा में वो रेडिएट होने लगता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर रखोगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो डीके होने लगता है, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ डीके है, क्या है, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ जो डीके है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गिवन सैंपल, गिवन क्या, सैंपल, ठीक है। दैट मीन्स ध्यान से देखना, माइनस डी एन बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एन, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या, एन। क्लियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लैम्डा हमारा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन क्या कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, या इसका एक और नाम क्या है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। बात मेरी समझ में आ रहा है। ये जो लैम्डा है टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, और ना ही लैम्डा लैम्डा जो है टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट डिपेंड किस पे करता है उसके नेचर पे, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा ध्यान से देखना, छोटी छोटी बातें हम बता रहा हूं, ठीक है ना। आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है ना। क्या है मेन पॉइंट, थोड़ा समझना क्या है, सुनना ध्यान से। इसके बारे में लैम्डा के बारे में तो हमने बता दिया, सुनना ध्यान से। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इधर पहले गणित देखो, dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अरे डी टी को इधर भेज दिया, लैम्डा को इधर रहने दिया, एन को इधर भेज दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन देखना, t बराबर 0, जब मैंने 1000 साल पहले उसको सैंपल को अंदर रखा था धरती के अंदर, उस समय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड थे, जबर नहीं ना भाई। और मान लो 7.5 साल बाद या 5 साल बाद या 50 साल बाद, ठीक है ना, हमने निकाला, दैट मीन्स t बराबर क्या किया t, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हमारे पास, n, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dn/n, यानी इंटीग्रेशन dx/x, ठीक है, फ्रॉम वन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो log x होगा, क्या होगा log x, दैट मीन्स log n, बेस e होता ही है यू नो, और लिमिट रखेंगे n नॉट टू n, और dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, t मतलब माइनस लैम्डा t माइनस 0, ये देखो लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log n माइनस log n नॉट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, log n माइनस log n नॉट बराबर क्या, माइनस लैम्डा टी, या log n/n नॉट लिख सकते हो, नहीं। अच्छा ठीक भाई, आते हैं पॉइंट पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, log n बराबर, सुनना ध्यान से, माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट, log n नॉट, कोई डाउट, ठीक है। अगर आपसे पूछे n और t के बीच में ग्राफ बनाइए, n और t के बीच में ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, पहले आप नोट कर लिया, ये नोट कर लो, फिर समझाता हूं आपको डिटेल। और आइए देखते हैं यहां पे, ठीक है ना, हम लोग कहां तक चल गए थे, यहां पे log n माइनस log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बीच में ग्राफ बनाइए, n और किसके बीच में, t के बीच में, तो आप इक्वेशन पढ़ेंगे, y बराबर mx प्लस c, याद है, c की जगह पे ये आ जाएगा, और m स्लोप है, नेगेटिव वाला स्लोप आ जाएगा, और x आपको पता ही है, दैट इज t, और y log n। तो इसके बीच में ग्राफ क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ग्राफ कुछ इस ढंग का होगा। इस पे कई बार न्यूमेरिकल आता है, छोटी चीजें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, बाकी आप न्यूमेरिकल डील कर लीजिएगा। स्लोप नेगेटिव, ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी, यानी यहां पे ये होगा log n नॉट, और ये हमारा जो ग्राफ है log n, और बेस क्या है t, आई मीन t, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है t, और ये log n के बीच में ग्राफ कुछ इस ढंग का मिलेगा। क्लियर। एक पॉइंट और आते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा।
जो आपने इक्वेशन लिखा दिख रहा है, ये log n माइनस क्या था, log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। तो log m माइनस log n पढ़े है ना फॉर्मूला, log m बाई log n, ठीक है, log m बाई n, ठीक ना। अरे पढ़े हो ना फॉर्मूला, log m माइनस log n बराबर क्या लिख सकते हो, log m बाई क्या n। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, क्या आप ये लिख सकते हो, log n बाई क्या n नॉट माइनस क्या लैम्डा टी बेस ई, ठीक है। क्या आप इसको ये लिख सकते हो, n बाई n नॉट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, या n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिविटी बराबर a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, या z बराबर z नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, या m बराबर m नॉट माइनस लैम्डा टी। कोई दिक्कत, कई बार क्वेश्चन लाइन बदल के आ जाता है, इसके टर्म में दिया रहता है, इसके टर्म में दिया रहता है, इसके टर्म में दिया रहता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ इसके, किसके किसके बीच में, n और t के बीच में। इसके बीच में ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी कहानी तो खत्म हो गई, आइए देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। ग्राफ कैसा होगा भाई, n और t के बीच में, ठीक है जी। ग्राफ कैसे होगा, t बराबर अगर जीरो पुट करते हैं, ध्यान से देखना, t बराबर क्या पुट कर दो, जीरो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट। अगर इसी में t बराबर क्या फिट कर दें, इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब क्या, e की पावर माइनस इंफिनिटी और अपॉन e की पावर नीचे आ जाएगा, तो इसी को लिख सकते हो n नॉट अपॉन e की पावर इंफिनिटी, का मतलब क्या इंफिनिटी, और इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू 0, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है कुछ इस ढंग से आएगा, t बराबर 0 पे आपने देखा ये हमें कुछ कांस्टेंट मिल रहा था जिसकी वैल्यू है हमारा क्या n नॉट, और ये जो मेरा ग्राफ है n और ये क्या t के बीच में एक्सपोनेंशियली क्या हो गया, ये डीके कर गया। इट मींस अनंत पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अगर मैं एक प्रश्न कहूं, सुनना ध्यान से, बड़ी एक प्यारी लाइन बोल रहा हूं कि जब तुम सब देख रहा था 1000 साल पहले जब हमने धरती के अंदर उसको सैंपल को रखा था, और मान लो 500 साल बाद, कितने बार, तो उसका मैंने टाइम क्या किया, आधा किया ना, 1000 से कितना कर दिया, 500 कर दिया, तो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम जहां पे सैंपल क्या हो गया, हाँ बोल बच्ची, आधा हो गया, एक ऐसा टाइम जो बचे सैंपल का क्या हो गया, आधा हो गया, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, एक ऐसा सैंपल रखा हुआ है, मान लो 10 केजी का कोई सैंपल रखा हुआ है, अर्थ के अंदर हमने रखा हुआ है, कोई सैंपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया और 5 केजी बच गया, तो हम क्या कहेंगे, तो जितना टाइम लिया हो रेडिएशन होने में, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, ये दिमाग में बना रखिएगा। उसका अगर आधा करेंगे तो क्या, उसका और आधा हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब एक इस पे एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर, नोट कर लिया। उसका और आगे जाओगे तो क्या होगा, ये उसका अगला हाफ,
एन नॉट बाई कितना हो जाएगा 4। 4 का मतलब क्या, एन नॉट बाई 2 की पावर 2। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो ये नोट कर लो, इस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आता है, अगर हम आपसे पूछें किसके किसके बीच में रिलेशन, लैम्डा और हाफ लाइफ, इट मींस डीके कांस्टेंट, इस पे एक रिलेशन कई बार पूछा जाता है, किसके किसके बीच में। अगला टॉपिक लिख लिया ना, लैम्डा और क्या, टी हाफ में रिलेशन बताओ क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लैम्डा हमारा क्या है, डीके कांस्टेंट, क्या है, अरे रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, या डीके क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और ये टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ क्या टाइम, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो कैसे डिराइव करेंगे, ये देखिए, एक मैं फॉर्मूला अभी आपके सामने डिराइव किया है, n बराबर n नॉट ई की पावर क्या माइनस लैम्डा टी। अगर हाफ लाइफ इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n नॉट बाई क्या 2 बराबर क्या n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू क्या टी हाफ। कंफ्यूजन नहीं ना है, फंडा क्लियर हो गया। अब n नॉट तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। क्या हम लॉग ले लें, लॉग 1/2 दोनों तरफ, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, बेस e होता है पता ही है आपको, e की पावर माइनस लैम्डा क्या टी हाफ, दिख रहा, लॉग e की पावर ये दिख रहा e, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आ जाएगा इधर, और ये लॉग m बाई एन, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है ना। तो ये 1 की लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझिएगा क्या, माइनस लॉग 2 मैंने 0 कर दिया, ओके, बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा टी हाफ, लॉग ई की पावर क्या ई बेस ई, पावर नहीं, लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या मिलेगा, log 2 बराबर लैम्डा टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ बराबर क्या होगा, हाँ ऐसे कर लीजिए। log 2 की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बताएगा क्या होती है बच्ची, log 2 की वैल्यू होती है कितना 0.693, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ना, 0.693 बाई कितना हो जाएगा लैम्डा, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू क्या होगा 0.693। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, किसके किसके बीच में, हाँ टी हाफ और किसके बीच में, लैम्डा के बीच में। नोट करिए फटाफट, नोट करो, हाँ हाँ नोट करो इसको। एक अगला रिलेशन है मीन लाइफ टाइम और क्या लैम्डा में रिलेशन, डीके कांस्टेंट में रिलेशन। तो मीन लाइफ को मैंने कैसे डिफाइन किया, टी बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी एन अपॉन एन नॉट, ठीक है। मीन निकालने का तरीका है, एवरेज निकालने का तरीका है। इस dn को समझो, dn को हमने एक फॉर्मूला भी शुरू में बताया था, dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन, और n का फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके बताया था ये n नॉट e की पावर क्या माइनस लैम्डा क्या dt। तो क्या आप dn के जगह पर लिख सकते हो क्या, ये dn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू क्या dt। तो इस dn के जगह पे रखिए, क्या मिलेगा भैया t माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा
टी इंटू क्या डी टी अपॉन क्या एन नॉट। ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लैम्डा बाहर कर लीजिए, क्या मिलेगा टी ई की पावर माइनस लैम्डा डी टी इंटू क्या लैम्डा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये टी बाहर आ गया, फ्रॉम जीरो से क्या इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे कोई बताएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा, ये देखिए निगेटिव है, क्या होगा इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा, सुनिएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये होगा 1 बाई लैम्डा स्क्वेयर, माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वेयर। इस होल टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? टी बार इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा 1 बाई लैम्डा। एक लैम्डा का फॉर्मूला पढ़े आप, लैम्डा इज इक्वल टू लॉग 2 और टी हाफ, याद आया? दिक्कत तो नहीं है? तो वैसे मैंने एक रिलेशन आपको समझा दिया जो हमें चाहिए, मीन लाइफ और लैम्डा में रिलेशन। तो कई बार पूछता है कि मीन लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, तो क्या करेंगे बताइए? क्या पे लिख सकते हैं? टी बार इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पर रखेंगे ये क्या, तो ये ऊपर चला जाएगा। अरे लैम्डा की जगह रखोगे ना ये, तो ये टी हाफ ऊपर चला गया और बाई कितना हो जाएगा लॉग 2, 0.693, ठीक है ना। उसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.4, क्या आता है बताओ, किसी को पता है? 1.44 टी हाफ, 1.44 टी हाफ, यानी ये रिलेशन मिल गया मीन लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा रखिएगा, ये रिलेशन, ठीक है। और ये आपको पता ही है, दैट इज 0.693 और टी हाफ। तो कितने रिलेशन देख लिया आपने, लैम्डा टी हाफ में, टी बार और लैम्डा में, टी बार और टी हाफ में, ठीक है ना। कभी कभी ये दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। क्लियर? नोट करिए। क्या जानते हैं भाई, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये देखिए, तो क्या लैम्डा की जगह पे ये रख सकते हैं log 2 टी हाफ, तो क्या होगा देखिए n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे log 2 ओवर कितना टी हाफ इंटू टी। अगर ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? थोड़ा सा देखना ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो n बाई एन नॉट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर t बाई टी हाफ, यानी 1/2 की जो वैल्यू है वो कैसा है e की पावर माइनस log 2। ठीक है जी, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? n इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, और n बराबर टी हाफ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि n बराबर 1, इसका क्या मतलब है? t बराबर क्या हो जाएगा टी हाफ, तो n बराबर 1 रखो यहां पे, n नॉट बाई 2 नहीं आ गया, n बराबर 2 रखो, n नॉट बाई कितना आ जाएगा 2 रखो, n नॉट बाई 4, उसके अकॉर्डिंग हम डील करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन भी कई बार काम की चीज है, इस पे कई बार ऐसा भी पूछता है m बराबर m नॉट 1/2 की पावर n, ठीक है, और n का रिलेशन कुछ इस ढंग से है। ये तो कहानी खत्म हो गया, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें से पूछता भी नहीं है, ये दिमाग में बैठा रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा रेडियो एक्टिव का न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा मैंने खत्म कर दिया। वैसे क्वेश्चन कराओ तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना, बात समझ, इसमें ज्यादातर कैलकुलेशन होता है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, मैंने मेन चीज, मेन कंटेंट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कुछ
न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन बता देते हैं, खत्म इसके बाद। ठीक है, देखो इधर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया है स्टेबिलिटी और किसके बीच में, एटॉमिक मास नंबर के बीच में मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपने शुरू में देखा होगा, आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और एटॉमिक नंबर के बीच में हमने ग्राफ बनाया था, याद है ना। तो ये वाला जो मेरा ग्राफ है क्या होता है, इसको फ्यूजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या, जुड़ना। ठीक है, दिमाग में रहे कि जुड़ता है, और फ्यूजन का मतलब क्या, विखंडन करना। मेरी बात समझ में आ रहा है। इन दोनों रिएक्शन में किसी तरह का अगर रिएक्शन आता है, ठीक है ना, तो दोनों रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं रहता है, ये दिमाग में रखिएगा, मास कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे ये देखिए 92 यूरेनियम 235 पे अगर न्यूट्रॉन का बम्बारिंग कराएं तो क्या मिलेगा, बेरियम और क्या, क्रिप्टॉन और क्या, 3 न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा कि अगर Q की वैल्यू निकालना तो क्या करते हैं आप, Q की वैल्यू अगर निकालना तो क्या करते हैं, याद करो, इसका मास दिया रहेगा एएमयू में, इसका मास दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा एएमयू में। तो इसका मास प्लस इसका मास माइनस एएमयू में, ध्यान रहे, इसका मास और इसका मास और इसका मास, तीनों को इसके दोनों के मास से इसको माइनस कर देंगे, इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, Q वैल्यू। जो हमारा ये कौन सा है, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। बात समझ में आ रहा है, ये बिखर रहा है, ठीक है ना, और ये क्या, फ्यूजन, जुड़ रहा है। तो इसमें भी कई बार पूछता है कि Q की वैल्यू निकालिए इस रिएक्शन में। ठीक है, ये हमारा फ्यूजन है। ठीक है, ध्यान रहे, इसमें जुड़ रहा है, दिख रहा है ना, 1s2 और 1s3 मिला के क्या बनेगा, 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन निकलेगा और Q एनर्जी निकल जाएगी। तो कभी कभी Q की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, इसका मास दिया रहेगा एएमयू में, इसका मास भी दिया रहेगा, इसका भी मास भी दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा। इसकी Q की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे, जो मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, इन दोनों का मास सम कर दो एएमयू में, माइनस इन दोनों का मास कर दो, ठीक है, एएमयू में, इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एमईवी में आंसर आ जाएगा। ये वे होता है कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का। कुछ इन दोनों में डिफरेंस मैं बता दे रहा हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, मैंने एक डिफरेंस लिखा है, फ्यूजन और फ्यूजन, इट मींस फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन में आप दिख रहा है ये बिखर रहा है, और फ्यूजन में क्या हो रहा है, टूट के बन रहा है। नहीं, बात समझ में आ रहा है, जुड़ रहा है, आई मीन जुड़ रहा है, ये बिखर रहा है। इसमें लेस एनर्जी निकलती है इसमें, और इसमें एनर्जी पर ग्राम इज मोर, किसमें, फ्यूजन में। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन फ्यूजन किस पे होता है, हाई टेम्परेचर, तकरीबन 10⁻⁷ और हाई प्रेशर पे काम होता है। ठीक है ना, इसको हम पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, किसको, फ्यूजन में। मेरी बात समझ में आ रहा है, बिजली बनाने के लिए। और इसमें हम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, जबकि इसमें रेडिएशन होता है, काफी खतरनाक होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पे कई बार इसकी प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, कहां कहां यूज होता है, तो आप बुक पढ़िएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, बुक जरूरी है। इवन मेरा भी वीडियो मत देखिए वीडियो, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुक सबसे जरूरी है। बुक पढ़ेंगे तो दिमाग क्रिएट होगा। आजकल के बच्चे बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बुक जरूर देखिए आप लोग। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे क्या, सेमीकंडक्टर हमारा लास्ट बचा हुआ। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, पहले रे उसके बाद वेव। क्लियर, तो रहने देते हैं, थैंक यू, कल मिलते हैं।